नमस्कार सभी को। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आज फिर हम उपस्थित हैं हिंदी वर्णमाला के संबंध में बात करने के लिए। हिंदी वर्णमाला का एक वीडियो हमने पिछले दिनों सबके लिए YouTube पर डाला था। उसी में आगे का भाग जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। हमने उस वीडियो में बताया था कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, और इनके जो पंचमाक्षर होते हैं जैसे का खा गा गा गा, चा छा जा जा या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा वा वा मा, इनमें विशेष रूप से कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग इनके पंचमाक्षर बोलने में प्रायः अशुद्धियां होती हैं, तो इन्हें बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि YouTube पर मैंने बहुत सारे वर्णमाला के और व्यंजन के, स्वर के कई वीडियो मैंने देखे हैं। कुछ तो उनमें ठीक है, अनेक वीडियो ऐसे हैं कि जिनमें जो सज्जन बता रहे हैं वो खुद ही उनको अशुद्ध रूप से बता रहे हैं, तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। नहीं तो आप वहाँ गलत सुनेंगे, गलत पढ़ेंगे तो गलती फिर करते रहेंगे, क्योंकि ये अशुद्धियाँ हमारे बचपन काल से जहाँ हम पढ़ते रहे हैं, हमने, हमारे शिक्षकों ने या जहाँ से भी हमने सीखा है, वहाँ से कहीं ना कहीं गलती हुई है और हम इसके उच्चारण गलत करते रहे हैं। तो ये गलती जब भी मौका मिले सुधार लेना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरा ये कि भाषा जितनी है, यानी विशेष रूप से हिंदी और जो भी भाषाएं हैं, वो सबकी सब जीवित भाषाएं हैं। यानी उनमें जो जीवित भाषाएं होती हैं उनमें समय समय पर परिवर्तन होता ही रहता है। बोलियों से शब्द आते हैं, जुड़ते रहते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं, कुछ शब्द विलुप्त होते रहते हैं। तो ये सारा तभी आप उससे जुड़े रह सकते हैं जब आप अपने को उससे जोड़ते रहें, अपडेट करते रहें। और जब अगर आपने एक बार पढ़ लिया और समझ लिया कि अब हमें क्या करना है, हम तो डिग्री ले ली, या हम शिक्षक हो गए, या अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वहीं पर आपका जो विकास है, आपकी जानकारी है, वो वहीं पर रुक जाती है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि समय समय पर अपनी भाषा, उसके शब्द और बहुत सारी चीज़ें, विशेष रूप से व्याकरण के संबंध में जानकारी हमें हासिल करते रहना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो हमें सब आता है, और इसी में हम गलतियां करते हैं। तो चलिए आज फिर से हम एक बार इसी टॉपिक पर कुछ आगे की बात करते हैं। अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इससे एक प्रोत्साहन सा मिलता है, तो ये आवश्यक है। आपने अगर अभी तक YouTube चैनल हमारे व्योम के पार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें। देखिए इसमें ये जो कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग, आज हम टवर्ग की बात करेंगे। टवर्ग में विशेष रूप से ये जो दो जो व्यंजन हैं, दो वर्ण हैं, ये हैं ड और ढ। इनको विशेष ध्यान से देखें। कई पुस्तकों में, पुरानी पुस्तकों में या व्याकरण की पुस्तकों में ये तो सभी में है, लेकिन दो व्यंजन, दो वर्ण इसमें कुछ जुड़े हैं जो बाद की व्याकरण में आए हैं। कई लोगों ने मुझे उस वीडियो के बाद पूछा कि ये तो हमने पढ़े ही नहीं, वो कौन से हैं। देखिए ये है, इसका उच्चारण है ड और ये है ढ। इनसे जो शब्द बनते हैं वो जैसे डा से डलिया, ढा से ढकना। अब इसमें ये दो, इनके नीचे यानी बिंदी लगाकर, नुक्ता लगाकर दो शब्द अलग से आए वर्णमाला। पहले शायद ये कम प्रयोग थे, कम देखने को मिलते हैं। तो ये हैं वर्ण, ये और ये, इनके उच्चारण में भी हम गलतियां करते हैं। कई बार हम इसमें और इसमें ड और र, ढ और ढ में अंतर करना भूल जाते हैं।
अब इसको देख लें कि ये डलिया है और इसका जो ड़, तो ये लड़का, जब लड़का का प्रयोग करेंगे, लड़का लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से ये थे पढ़, पढ़ना, तो ये इस तरह से लिखेंगे। ये इनमें अंतर है, यानी इसका उच्चारण ढ और इसका ढ, इसका ड, इसका ड, तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये समझना, ये जानना जरूरी है, तो इसको भी नोट कर लें। अब हम आते हैं अंतस्थ पर। अंतस्थ, हमारे अंतस्थ जो वर्ण है, व्यंजन है, वो कौन से हैं? तो वो हैं या, तो ये पूरी तरह से जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ इनके मिलने से बनते हैं, तो लेकिन ये पूरी तरह से उसको स्पर्श नहीं करते। या, रा, ला, वा, ये जो है ये अंतस्थ हैं। तो ये या, रा, ला और वा, इनमें केवल जीभ जो है, जो उसका जो उच्चारण स्थान है, वो जीभ जो है तालु, दांत, होठ से केवल छूती है, उसको स्पर्श नहीं करती। जैसे य, अब देखिए आप य का उच्चारण करेंगे तो जीभ थोड़ी सी ऊपर टच करेगी, थोड़ी सी छुएगी, स्पर्श, घर्षण नहीं करेगी। य, र, ल, व, तो ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि आधे टच भी करते हैं और थोड़ा सा उसको सीधे सीधे हवा निकलती है, तो इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो ये हैं य, रा, ला, वा। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन, इनका भी बड़ा महत्व है। ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये है श, श, सा और हा। इनके उच्चारण में तो बहुत ज्यादा अशुद्धियां देखने को मिलती हैं, तो इन्हें समझ लें। और ये जो 2, 3, 4 चीजें हैं, ये वर्णमाला समझ ली तो समझ लिए भाषा में, बोलने में, पढ़ने में, सीखने में, सिखाने में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, और हमारा एक तरह का जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है, पढ़ने का भी, पढ़ाने में भी। तो ये देखिए, ये जो शा है, शा, ये शा जब हमारी जीभ जो है, यानी उच्चारण जितने स्वर और व्यंजन का होता है जीभ से ही होता है, फेफड़ों से हवा निकलती है और जीभ का और ऊपर के मुख के जो अवयव हैं वो कहाँ पर जीभ छूती, उससे ये सारे व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों का होता है। ठीक है, तो ये जो है वो तालु, हमारे जो जीभ के ठीक पहले पड़ता है, तो ये जीभ तालु से स्पर्श करती है, जीभ स्पर्श करती है तालु से, और जब जीभ तालु से स्पर्श करती है तब होता है श, श। कई बार पढ़ाते समय इनको श सलजम वाला बोलते तो है, सा सलजम वाला, सा सड़क वाला, सा खटकोण वाला। तो ये अगर इस तरह से आपने सीखा है और इस तरह से आप कहीं सिखा रहे हैं तो समझिए आप गलत सिखा रहे हैं, और जिसको जो सीख रहा है वो कभी इनके सही उच्चारण नहीं कर पाएगा। तो कभी भी इस तरह से किसी भी शिक्षक को ऐसे नहीं सिखाना चाहिए। अगर ऐसे आप सिखाते हैं तो कभी बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। तो ये शा, शा, ये तालब विषा कहलाता है, तालब, क्योंकि इसका तालु से जब जीभ स्पर्श करती है तब इसका उच्चारण होता है शा, शा, सीटी जैसी बजती है, शा, शलजम, शलभ, तो इसका उच्चारण तालु से होता है। जीभ को तालु से लगाइए तो उच्चारण श, श। अब इसका उच्चारण देखिए, ये जो
इसका उच्चारण होता है जीभ का मूर्धा से लगना, यानी जीभ को थोड़ा सा उल्टी तरफ को आप जब मोड़ करके और फिर लगा करके सा बोलेंगे श श श, तो ये उच्चारण होगा। और ये इसीलिए इसको मूर्धन्य शा कहते हैं। मूर्धा से जीभ लग करके इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य शा कहते हैं। शा, ये हो गया शा, ये हो गया शा, यानी शा में शा तालु से और अंदर की तरफ को मूर्धा होता है, तो तालु से जब जीभ स्पर्श करेगी तो शा आएगा, शा का उच्चारण होगा। और जब मूर्धा से जीभ को उल्टा कर लिए शा शा, तो फिर वो इसका मूर्धन्य शा का उच्चारण होगा। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत शब्दों में अधिक होता है, जैसे वर्षा, तो ये इसका उदाहरण है। दूत और तीसरे तरह का जो सा होता है वो कहलाता है दंत सा, यानी जीभ जब दांत से लग करके और सा का उच्चारण करती है, जीभ को दांत से लगा करके, तब हम कहते हैं सा सा। इसमें तालु की तरफ नहीं जाएंगे, तालु की तरफ जाएंगे तो फिर शा हो जाएगा, मूर्धा की तरफ जाएंगे शा हो जाएगा। और जब दांत से लग करके सा का उच्चारण करेंगे तो सा होगा, सा सा। कई बार इसके गलत अभ्यास से सा को शा, या क्षेत्र के हिसाब से कभी कई बार ये गलतियां हो जाती हैं कि शा को सा और सा को शा लोग बोलते हैं, और वो सुनने में बड़ा अटपटा भी लगता है और अशुद्ध उच्चारण होता है। तो अभ्यास से इसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी आदत पड़ गई तो अब ये ठीक नहीं हो सकता। जब आप चाहेंगे तब इसको अभ्यास करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये अगर पता है कि इस सा का उच्चारण में जीभ से दांत के पास जीभ को लगा करके इसका उच्चारण करना है, तो इसी का उच्चारण होगा सा सा, इसके अलावा और कोई उच्चारण नहीं होगा। और हा जो है वो स्वर सीधे सीधे निकल जाता है। हा, इसमें जीभ कहीं नहीं लगती है, सीधी हवा आती है और वो सीधे सीधे सामने से निकल जाती है। हा, तो ये शा शा सा हा, ये हमारे जो ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म हैं, इनका उच्चारण इस तरह से होता है। तो आप इनका थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और नोट कर लीजिए। इसी में एक और चीज जुड़ी है, संयुक्ताक्षर। हिंदी वर्णमाला में कई संयुक्ताक्षर हैं, और संयुक्ताक्षर यानी दो अक्षरों को मिलकर के जो बनते हैं वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। उनके उच्चारण में भी प्रायः गलतियां हम करते रहते हैं, तो इन्हें भी नोट कर लें। विशेष रूप से मैंने पहले भी बताया है कि जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या कहीं हिंदी से जिनका कुछ संबंध रहा है, या बोलना है, लिखना है, या विशेष रूप से जो साहित्य से जुड़े हैं, उन्हें तो ज़रूर इन पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए और अभ्यास करके इनको ठीक कर लेना चाहिए। क्योंकि गलत उच्चारण करते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो जो सुनने वाला है उस पर आपका प्रभाव, वो गलत प्रभाव पड़ता है, वो आपके प्रति अलग तरह की धारणा बना लेता है। तो जो संयुक्ताक्षर हैं, यानी संयुक्त अक्षर, जो मिले हुए अक्षर हैं, जैसे शब्द, जैसे इससे जो बनने वाले शब्द हैं कक्षा, इसका जो बना है किस किस से बना है, क और शा से, क प्लस शा, तो ये बन जाता है शा। ये इस तरह से क और शा। अगर आप दोनों को मिला करके पढ़ें, शा का उच्चारण अभी बताया था, तो दोनों को मिला, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, तो इस ये और ये मिला के पढ़ेंगे तो यही उच्चारण होगा श। यानी का को आप मुंह तक रखिए, उसके बाद का पूरा का नहीं है क्योंकि स्वर नहीं है, और उसके साथ मिला करके का को श के साथ जोड़ेंगे तो यही उच्चारण होगा श, कक्षा।
रक्षा, है ना, भिक्षा। अब जो भिक्षा या रक्षा या कक्षा, इसका अगर अशुद्ध उच्चारण किया, सही उच्चारण नहीं किया, तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे कक्षा, अब इसका कभी कई बार उच्चारण कर देते हैं कच्छा। अब कक्षा और कक्षा दोनों में बहुत अंतर। कक्षा पहनने वाला हो गया, कक्षा क्लास हो गई। और अगर आप ये कक्षा को कच्छा बोलते हैं तो हंसी के पात्र बनते हैं, हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। तो ये क्ष, क और श के मिलने से बनता है, तो इसका हमेशा ध्यान रखिए और इसका अभ्यास जरूर कर लें। दूसरा इसमें है, ये थोड़ा सा आसान है, ये आप गलती कम से कम करते हैं, त्र। लेकिन ये मालूम होना चाहिए त और र, इनके योग से त्र बनता है। त जिसमें व्यंजन, जिसमें स्वर नहीं है, और र, त्र, तो ये बनता है। एक और है ज्ञ, इसका उच्चारण भी हम गलत करते हैं। ये बनता है ज और य से। इसका उच्चारण चूंकि आदत में पड़ चुका है कि ज्ञा की तरह करते हैं, उच्चारण करते हैं ज्ञा, ज्ञानी। तो भले ही उच्चारण आप गलत करते हो, लेकिन ये जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से अब कंप्यूटर के युग में, क्योंकि ये बना कैसे है। तो इसका उच्चारण क्या है? सही उच्चारण है ज्ञ, ज जिसमें स्वर नहीं है, और य, चवर का पंचमाक्षर और चवर का ही तीसरा व्यंजन ज। तो ज में स्वर नहीं है, ज और य दोनों को मिला करके जब पढ़ेंगे तो ज्ञ होगा। तो इसका उच्चारण ज्ञ है, ज्ञ। बोलने में हम कह देते हैं ज्ञान, लेकिन सही उच्चारण इसका है ज्ञान, ज्ञान नहीं है। तो ये ज या यानी ज प्लस या प्लस न, तो ज्ञान। तो इसका उच्चारण ज और या के योग से ज्ञ होगा, ज्ञ। इसमें कुछ और संयुक्ताक्षर हैं। एक संयुक्ताक्षर श्र है, ये थोड़ा सा आसान है, श और र मिलकर के श्र बन जाता है। और भी कुछ संयुक्ताक्षर हैं, उनको भी अगर एक बार देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अनुनासिक और अनुस्वार, इसमें भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक, ये अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है? देखिए, अनुस्वार जो है, जिसको हम कहते हैं बिंदी लगती है, जैसे दंत, अंग, और यानी इसके जो व्यंजन वर्ण है, इसके ऊपर जब ये लगता है तो ये अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार की मात्रा होती है, जैसे जब काव्य शास्त्र में जाएंगे, छंदों को गिनेंगे, तो अनुस्वार कहीं लगा है तो उसकी मात्रा होगी कि जैसे दंत। अब इसमें द ह्रस्व है, लघु है,
लेकिन अनुस्वार लगने से इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, इसकी 1 गिनी जाएगी। लेकिन अनुनासिक में जो चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं, ये जब लगती है तो मात्रा का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे दांत, यहां, और ये अगर दीर्घ है तो इसकी 2 ही मात्राएं रहेगी और इसका 1 रहेगी। जैसे हंस, एक मात्रा, एक मात्रा, लेकिन अनुस्वार अगर लग जाएगा तो अर्थ भी बदल जाएगा और इसकी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा हो जाएगी। ये दोनों में अंतर है। तो ये जो छंद की गणना करते हैं हम सवैया लिखते समय या और भी जो मात्रिक छंद है उसमें हम उनके मात्राओं की गिनती करते हैं, उस समय हमें इनका अगर ये समझ लेंगे तो हमें कोई इस तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई उलझाव नहीं होगा। और एक और इसमें मोटी सी बात समझ लें कि जो तत्सम शब्द हैं, तत्सम जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं, उनमें अनुस्वार लगता है। जैसे दंत, ये तत्सम शब्द है। और तद्भव जहां होगा वहां पर अनुनासिक लगेगा, दांत, ये तद्भव हो गया। तो ये भी एक अंतर है कि तत्सम में अनुस्वार लगता है और तद्भव में अनुनासिक आता है। अपवाद इसके हो सकते हैं, लेकिन ये एक सही नियम है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी हमें इससे हमें काफ़ी लिखने में, पढ़ने में और मात्रा गिनने में, छंद को समझने में, छंद को लिखने में बहुत सारी सुविधा रहेगी। इससे बहुत सारा सहयोग मिलेगा। तो ये हिंदी वर्णमाला की जो व्यंजन है उसमें मोटी मोटी बातें थीं। और भी कुछ अगर कोई समस्या है तो आप लिखिएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस हम यही विराम लेते हैं व्यंजन वर्णों पे। अभी हम कुछ और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम कई इस तरह की वीडियो यहाँ अपलोड करेंगे। आप लोग ये भी लिखिए कि आप क्या और चाहते हैं, किस पर वीडियो बना करके आपको दी जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर दें और जो घंटी होती है उसको भी आप क्लिक कर दें ताकि जब भी नया वीडियो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। ये इसका उद्देश्य है और इसका कोई अतिरिक्त उद्देश्य नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी ही एक दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब